वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी पद्य की पाठ्य योजना जो कि आपकी क्लास 7th के लिए है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखना स्टार्ट किए तो वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी पाठ्य योजना के बारे में यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा उसकी जानकारी आप तक पूरी पहुँच जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, या फिर आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए किसी भी कौशल के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है जिसमें आप ही का फ़ायदा है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो जो आप लोगों ने मांगी है उसको मैं जब अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन यानी उसके बारे में आपको अपडेट पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उस पेज पे सबसे ऊपर इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है आपको। जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 3 लिखी गई है। जितनी भी संख्या आपकी होगी उसको उस तरीके से वहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना बनाई थी। विषय हमारा आपको मैं बता चुका हूँ, हिंदी पद्य है। चक्र यहाँ पे देखिए लिखा गया चक्र, या फिर काफ़ी कॉलेजेस में इसको कालांश कहते हैं। मेन इसका मतलब होता है पीरियड, किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। कक्षा हमारी है 7वीं, और यहाँ पे अवधि लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि कितने मिनट की क्लास आपने ली है। तो यहाँ पे 30 मिनट है, आपके कॉलेज में 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जो भी आपको कहते हैं क्लास के अनुसार होती है। छोटे बच्चों के लिए 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, मिडिल के लिए 35 मिनट तक, और 9th के ऊपर 40 से 45 मिनट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, प्रकरण लिखा गया हमारा भोर और बरखा। इस तरीके से लिखने के बाद आपको छात्राध्यापक का नाम लिखना है। लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा, और विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है यहाँ पे फिर सामान्य उद्देश्य। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तो ना हो। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं आप, उनका आपका उद्देश्य क्या है ये विषय पढ़ाने का, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया छात्रों को कविता के पठन पाठन में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को रस, छंद, अलंकार से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को कविता में उपस्थित भावबोध का ज्ञान कराना। चौथा पॉइंट है कविता के द्वारा नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराकर छात्रों का चारित्रिक विकास करना। और पांचवा को यहाँ पे पॉइंट है छात्रों की भावाभिव्यक्ति का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्रों को भोर और बरखा के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के निश्चल प्रेम का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे छात्रों को सच्चे प्रेम का ज्ञान कराना। दूसरा हेडिंग है भावात्मक उद्देश्य, छात्रों को भोर और बरखा पाठ का भावबोध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के में कविता और साहित्याध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, हेडिंग देखते हैं हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र भोर और बरखा पाठ की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्रों को पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने एवं भावानुभूति करने योग्य बनाना। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आपकी हेडिंग जो होती है उसके अंतर्गत आप उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखेंगे जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 30 मिनट की क्लास में आप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कक्षोपयोगी सहायक सामग्री के साथ मीराबाई को चार्ट पर दर्शाता हुआ चित्र। आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं मीराबाई का, उसमें उनके कुछ जो उन्होंने रचनाएँ की हैं उसके नाम लिख सकते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, इसके बारे में चार्ट में थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर लीजिए जिससे बच्चे उसको देख के कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र श्री कृष्ण की बाल छवि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं तथा वे मीराबाई से भी परिचित हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, स्टूडेंट्स को। सबसे पहले इसमें आपके कॉलेज में कहते हैं अगर 2 कॉलम बनाने के लिए तो 2 कॉलम स्ट्रक्चर बने, जैसे यहाँ पे बनाया गया है छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। अगर 3 कॉलम कहते हैं तो यहीं पे क्रम संख्या का एक कॉलम बना लीजिए जिसमें आपको नंबरिंग करनी होती है, बाकी कुछ नहीं अंतर होता। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक इसमें प्रश्न पूछेगा बच्चों से, उसका बच्चे उत्तर देंगे। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के आप अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो क्रमबद्धता इसको या फिर तारतम्यता इसको कहते हैं, वो होनी चाहिए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न छात्राध्यापक पूछेगा, भारत में हिंदू धर्म में किसकी पूजा करने
यहाँ पे लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोग लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा ये लोग लिखा गया है। भारत में हिंदू धर्म में किसकी पूजा करने लोग मंदिर जाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे भारत में हिंदू धर्म के लोग भगवान की पूजा करने मंदिर जाते हैं। दूसरा प्रश्न फिर है, उस भगवान का नाम बताइए जो बांसुरी बजाते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा, सभी को पता है श्री कृष्ण जी के बारे में, तो श्री कृष्ण वह भगवान है जो बांसुरी बजाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त का नाम बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त, यहाँ पे आपके क्लास में 10, 15, 20 बच्चे होंगे, तो कोई न कोई अलग अलग आंसर देगा, लेकिन उसमें जरूर कोई न कोई मीराबाई के बारे में उनको पता है, सामान्य जानकारी है, तो वो मीराबाई के बारे में भी वहाँ पर बोलेंगे। तो जैसे ही मीराबाई बोलेंगे, आप चौथा प्रश्न अपना पूछ लीजिए, मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा नामक कविता से आप क्या समझते हैं? बच्चे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं रखते, तो कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता नहीं पाएंगे सही से, तो ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक। तो यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर उद्देश्य कथन इस तरीके से बोला गया, छात्रों आज हम मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा कविता का रसास्वादन करेंगे। अब आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कविता है, तो इसमें आपको कविता पूरा जो पैरा दिया गया उसको पूरा कविता के भाव से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि कविता है तो उसको पाठ नॉर्मल गद्य की तरह पढ़िए, ऐसा नहीं है। पद्य है तो पद्य की तरह पढ़िए। अच्छा, बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा जाना चाहिए कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, इसके बारे में उनको पता चलना चाहिए। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए लिखा गया है, छात्राध्यापक द्वारा कविता को एक अनुवृत्ति में पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक ही क्लास में इस कविता को ख़त्म किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे उस पैरे का पहला हेड, यहाँ पे पॉइंट, जागो बांसुरी वाले लन्ना डैश डैश डैश, ये करके लिखा गया है आनंद मंगल सावन की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये चीज़ बॉक्स, यहाँ पे लेटर बॉक्स साथ दिख रहा है, लेटर इसमें जैसे डाला जाता है वो। तो इसमें आपको पूरा कविता अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, पूरा पैरा लिखना चाहते हैं, तो पूरा पैरा लिख सकते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पैरा में कोई ऐसी चीज़ें जो लगता है कि बच्चों को बताना आवश्यक है, तो उसको भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए शिक्षण बिंदु है, इस तरीके से कॉलम बनाना है आपको। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, और यहाँ पे पीछे छुप गया छात्र क्रिया, यहाँ लिख दीजिएगा विधि और श्यामपट कार्य। ठीक, यहाँ पे छात्र क्रिया होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे छात्राध्यापक है, फिर छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट कार्य। तो यहाँ पे देखिए आदर्श, शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन है, छात्राध्यापक के द्वारा प्रस्तुत पाद, यहाँ पे पद्यांश का आदर्श वाचन लय विराम यति गति आरोह को ध्यान में रखकर किया जाएगा। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि थी वाचन विधि, क्योंकि यहाँ पे आप वाचन कर रहे थे, छात्राध्यापक वाचन कर रहा था, तो वाचन विधि हो जाएगी। निर्देश है, छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पुस्तक में पृष्ठ संख्या 119 खोलने का आदेश दिया जाएगा। आप जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिए बुक में, क्लास 7 की बुक में किस पेज पे है। वैसे जो यहाँ पे लिखा गया उसमें पेज 119 यानी कि 119 पेज पे है, तो आप देख के यहाँ पे लिखिएगा, ऐसा नहीं किसी को छाप दीजिएगा। उसके बाद पुनः आदर्श वाचन करेगा। यहाँ पे छात्राध्यापक के द्वारा प्रस्तुत कविता का पुनः आदर्श वाचन लय विराम यति गति आरोह के साथ किया जाएगा। छात्र वाले कॉलम में लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सस्वर वाचन है, सस्वर वाचन में देखिए छात्राध्यापक के द्वारा कक्षा के छात्रों से उत्तर पुस्तिका पढ़वाई जाएगी, यानी कि जब वो खुद वाचन कर लेगा शिक्षक, तो फिर बच्चों से बोलेगा एक एक करके कि कुछ एक एक पैरा या फिर 2-2 लाइन पढ़ के बताइए। पद्यांश स्पष्टीकरण है, यहाँ पे पद्यांश की जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को लाइन बताई थी वो लिख दीजिए इस तरीके से कि कौन से पद्यांश को आप स्पष्ट करने जा रहे हैं। भाव व्याख्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया, मीराबाई के इस पद में वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृष्टि का वर्णन कर रही हैं। यशोदा माता कान्हा जी से कहते हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई और सभी लोग के घरों में के दरवाजे खुल गए हैं, जरा देखो सभी गोपियाँ दही को मथ कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ कान्हा। अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं, आसमान में बिजली भी कड़क रही है, आसमान में बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं, ठंडी हवाएं बह रही हैं जो मीराबाई को ऐसे महसूस कराती हैं मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे विधि में देखिए, यहाँ पे लिखना है आपको स्पष्टीकरण विधि। ठीक है, स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, इसको व्याख्यान विधि भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप पैरा का व्याख्या कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे कठिन निवारण शब्द है, आप एक तरफ शब्द लिख दीजिए, आपके पैरा में जो कुछ कठिन शब्द आए होंगे उनका निवारण करिए, बच्चों को उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके अर्थ के बारे में। एक तरफ शब्द लिख दीजिए, दूसरी तरफ अर्थ लिख दीजिए, उसके बाद श्यामपट कार्य लिख दीजिए।
श्यामपट्ट कार्य पे भी वही सारे जो आपने शब्द अर्थ बताया वही लिखना है वहाँ पे। तो शब्द है रजनी, उसका अर्थ होता है रात। भोर का अर्थ होता है प्रातःकाल। गौवन का अर्थ होता है गायों को। दामिनी का अर्थ होता है बिजली। मेघा का अर्थ होता है बादल। यही सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट कार्य पे भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आता है बोधात्मक प्रश्न। छात्राध्यापक क्रिया में प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक, बच्चे उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है प्रस्तुत कविता की कवित्री का नाम क्या है या फिर कौन है, तो बच्चे बोलेंगे प्रस्तुत कविता की कवित्री मीराबाई हैं। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है, तो बच्चे बोलेंगे प्रस्तुत कविता का शीर्षक है भोर और बरखा। तीसरा प्रश्न है श्री कृष्ण किस अवस्था में है, तो बच्चे बोलेंगे श्री कृष्ण निद्रा अवस्था में है। चौथा प्रश्न है निद्रा अवस्था में से श्री कृष्ण को कौन जगाने का प्रयास कर रहा है, तो बच्चे बोलेंगे निद्रा अवस्था में से श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा जगाने का प्रयास कर रही हैं। श्यामपट्ट पे देखिए लिखा गया है प्रस्तुत कविता का शीर्षक भोर और बरखा। वही जो आपने आंसर बच्चों से निकलवाया वही श्यामपट्ट पे आप लिख देंगे। लास्ट में यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण कार्य है। सारी चीज़ जो आपने स्टार्टिंग में लिखी हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे भी आपको ब्लैक पेपर ले लीजिएगा, उस पर वाइट मार्कर पेन से इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, सारी वही क्वेश्चन है कि कवित्री इसकी मीराबाई जी हैं और शीर्षक भोर और बरखा है। श्री कृष्ण निद्रा अवस्था में है और श्री कृष्ण को कौन जगा रहा था, निद्रा अवस्था में श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास माता यशोदा कर रही थी। और लास्ट में यहाँ आता है अब पुनः आदर्श वाचन एक बार करा देंगे बच्चों से। छात्राध्यापक के द्वारा प्रस्तुत कविता का लय विराम यतिगत आरोह एवं अवरोह के साथ पुनः आदर्श वाचन किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न फिर पूछेंगे बच्चों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो पहला यहाँ पे है जागो बांसुरी बंसी वाले वारे डैश 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 जागो मेरे। तो स्टार्टिंग में आपने जो पैरा पढ़ा है उसमें से बच्चे भर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप, डैश डैश बीती डैश भवे भवे घर घर खुले किवारे। तीसरा प्रश्न है गोपियाँ डैश मथ रही हैं। चौथा है डैश के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। जो पाँचवा है बरस बदरिया डैश की। और लास्ट में है गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य जरूर दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाके आपके द्वारा जो आपने पढ़ाया है उसका रिवीजन घर पे जाके कर सकें। तो देखिए यहाँ पे गृह कार्य दिया गया है, सभी छात्र कक्षा में पढ़ाए गए भोर और बरखा पाठ को पढ़कर आएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। इसकी PDF मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर अगर कोई कमी हो वीडियो में तो वो भी बताइएगा। मैं उसको भी दूर करने की, आगे आने वाली वीडियोज़ में उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है इस वीडियो को बनाने का कि मैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों की मदद कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।